नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे बिजनेसेस के सामने ये चुनौती आ रही है कि वो अपने ग्राहकों को किस तरह से संतुष्ट रखें, यानी वो बेहतर सर्विस दें या बेहतर माल बनाएं और बेचें और कम कीमत पर ये सब वो ग्राहकों को दें। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी इस चीज़ से अछूती नहीं है। वहाँ पर भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं और कई प्रकार के हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ऊपर दबाव है। तो आज हम ऐसी कंपनी की बारे में बात करने जा रहे हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज देने वाली कंपनीज यानी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को सपोर्ट देने के काम करती है, ताकि वो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं और हॉस्पिटल्स जो हैं ये अपने काम को बेहतर तरीके से सस्ते दामों पर कर सकें। तो इस कंपनी का नाम है इन्वेंचर नॉलेज सॉल्यूशंस। तो देखिए, इस कंपनी का जो आईपीओ अभी रिसेंटली आया था दिसंबर 2024 में, आईपीओ प्राइस 1329 रुपये था और ये करीब 53 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। 19 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हुई और करीब ये 1900 रुपये में लिस्ट हुआ एनएसई पर। 26 दिसंबर यानी करीब 7 दिन बाद ये इसने शेयर ने पीक बनाया और 2190 रुपये का, और अब ये शेयर जो है ये करीब 1510-1508 के दामों पर है। और इसके बारे में ख़ास बात ये है कि इसके जो प्रमोटर हैं वो राकेश झुंझुनवाला, स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला जो हैं, उनकी श्रीमती जी रेखा झुंझुनवाला, और इनकी फर्म रेयर एंटरप्राइजेस है। तो आखिर जानते हैं कि इस कंपनी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये कंपनी राकेश झुंझुनवाला ने इसमें इन्वेस्ट किया, राकेश झुंझुनवाला और उनके परिवारजनों ने इसमें इन्वेस्ट किया, और आगे इसकी ग्रोथ की संभावनाएं क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड सीरीज़ में हम कंपनीज़ के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, कारोबार क्या है और कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है और कंपनी की भविष्य की योजनाएं क्या हैं। ये सब इसलिए ताकि आप कंपनी के शेयर के बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, और ये सब हम करते हैं बहुत सरल और सुगम हिंदी में। वीडियो में शुरू करूँ उससे पहले एक हमारा इसी से संबंधित एक जो ये कंपनी है उसी तरीके की एक अन्य कंपनी है इंडिजीन। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है वो। तो आप कृपया इंडिजीन का भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लें, उससे आपको इस कंपनी को समझने में मदद मिलेगी। ये सारी कंपनीज, ये सारे जो बिजनेसेस हैं अभी अमेरिका ओरिएंटेड हैं, यूएस ओरिएंटेड हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस में जो भी इनोवेशन होता है या यूएस में जो भी कुछ होता है वो पहले तो करीब 20-25 साल बाद हिंदुस्तान में आता था, लेकिन अब वो जो बिज़नेस या उस तरह की जो काम है वो करीब 8 से 10 सालों के भीतर भारत में भी होने लग जाते हैं। तो ये इंडिजीन का जो बिज़नेस मॉडल है और जो आईकेएस है, इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का जो बिज़नेस मॉडल है, ये आपको समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से समझ सकें और इसके बाद शेयर के बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आईकेएस के बारे में, के बिज़नेस मॉडल के बारे में जानना। तो देखिए, ये जो कंपनी है ना, ये बेसिकली है तो इंडियन कंपनी, तो इसके जो ऑफिसेज हैं वो भारत में कई जगह हैं, और ये जो ऑपरेट करती है ना वो बेसिकली अमेरिका में ऑपरेट करती है, यूएस में ऑपरेट करती है, और 99.9% से ज़्यादा रेवेन्यू इनका अमेरिका से ही आता है। तो आप ये समझ लें कि ये अमेरिकन हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब कौन सा हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री उसमें कौन से सब सेक्टर को ये केटर करती है, तो ये हॉस्पिटल्स को केटर करती है। तो पहले एक बार ये समझ लें कि आखिरकार वहाँ पर जो पेशेंट केयर है, यानी कि जो हॉस्पिटल्स से रिलेटेड हेल्थ केयर जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो देखिए, पहला परिवर्तन तो ये आ रहा है कि जो इंडिविजुअल डॉक्टर्स हैं, यानी जैसे मान लीजिए किसी का एक छोटा क्लिनिक है या छोटा हॉस्पिटल है, उससे वो डॉक्टर्स जो है ना वो शिफ्ट होके माइग्रेट हो रहे हैं। मतलब ये टेंडेंसी हो रही है कि वो एक बड़े हॉस्पिटल चेन को ज्वाइन करें, यानी कि वो हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स जो है ना वो हॉस्पिटल में काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं
बजाय इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने के। इसके क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये, जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका में अधिकतर जो हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है, और अधिकतर लोग वहाँ पर इंश्योरेंस के साथ, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ही रहते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस के कंपनीज जो हैं उनका अपना प्रॉफिट मोटिव है। तो शायद आपको ध्यान होगा कि एक यूनाइटेड हेल्थ करके एक कंपनी थी जो अमेरिका की थी, उसके सीईओ को एक व्यक्ति ने गोली मार दी थी और उसका कारण पता नहीं चला था। तो एक्चुअली ये कहा जाता है कि वो जो व्यक्ति था उसका या किसी परिवारजन का क्लेम इस कंपनी ने, यूनाइटेड हेल्थ ने पास नहीं किया था और उससे वो परेशान था। तो ये एक बेसिकली ये कंजेक्चर है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन सही बात क्या है ये अभी पता नहीं लगी। तो बात ये है कि एक तरफ तो हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरी तरफ क्या है कि जो है इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनका प्रॉफिट मोटिव ये है कि वो कम से कम क्लेम दें। तीसरा क्या है, सरकारों के ऊपर ये दबाव है कि वो सस्ते में आम आदमी को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो सरकारें हैं ना, उनका ये दबाव है कि हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है यानी ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो कम हो। चौथी बात ये है कि जो पेशेंट है और जो डॉक्टर है उसके बीच में कैसे तारतम्य बैठे। पेशेंट्स का लोड बहुत है और डॉक्टर के पास काम बहुत है। अब डॉक्टर को अगर ऐसा नहीं है कि खाली पेशेंट को ही देखना है, उसको पेपर वर्क भी करना है। तो डॉक्टर को आखिर कौन सा पेपर वर्क करना पड़ता है? तो देखिए, डॉक्टर जैसे एक तो अपॉइंटमेंट देना, तो अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट दे, उसका कोई असिस्टेंट रखेगा, वो अपॉइंटमेंट देगा। उस डॉक्टर को ये नहीं पता आखिर कितने मरीज़ मेरे पास आने वाले हैं। ठीक है, जैसे आउटडोर में अपन जाते हैं तो ये नहीं पता लगता उसको कितनी देर उसको बैठना पड़ेगा, कितने पेशेंट आएंगे। फिर वो पेशेंट की, जैसे मान लीजिए वो रिपोर्ट लेके आता, तो पहले पेशेंट को रिपोर्ट को वो देखता रहेगा और देखने के बाद वो कुछ टेस्ट लिखेगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट लिखेगा। अब उससे मरीज़ का भी टाइम ख़राब है और उस आदमी का भी, यानी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसका भी वो पेपर वर्क में, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में भी टाइम चला गया। एक्चुअल जो उसकी प्रॉब्लम है जो मरीज़ की, वो तो वो डायग्नोज कर नहीं पाया। तो ऐसे ही फिर उसके बाद मान लीजिए अगर उसने भर्ती कराने के लिए कह दिया, तो उसके जितने प्रोसीजर्स हुए, जितने उसने क्या क्या इस आदमी के ऊपर क्या डायग्नोसिस मैंने किया, फिर क्या इसके ऊपर प्रोसीजर हुए, फिर क्या इसको मैंने सलाह दी, और क्या इसके ऊपर इसकी कितनी बिलिंग होनी है, और फिर कोडिंग होनी है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन हो, ये सब अमेरिका की बात सारी मैं बता रहा हूँ। तो क्या ये सब करनी है, उसके बाद वो पेशेंट वापस कितने दिनों में उसको आना है, फिर वो पर्चा लिख के देगा, फिर डिस्चार्ज टिकट बनाना है, फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम को जो है साइन करना है। तो ये सारे काम पेपर वर्क, दूसरी फिर ये तो आपके एक कुछ काम हो गए। फिर हॉस्पिटल से जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको फॉलो करनी है। फिर उसको कुछ हॉस्पिटल खुद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम पकड़ा देता है कि भाई आप देखो कि कितने स्टाफ आपके वार्ड में आए हुए हैं कि नहीं आए हुए, कोई नहीं आया तो उसको क्यों नहीं आया, वार्ड में सफाई है कि नहीं। इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव काम, बहुत सारी मीटिंग्स और ये सब होती हैं। आप किसी भी जो अच्छे डॉक्टर अगर आपका परिचित है उनसे, और वो बड़े हॉस्पिटल में, तो ये पूछिएगा तो डॉक्टर के सामने मरीज़ का इलाज करने के अलावा पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इतना ज़्यादा है कि उसका सारा टाइम या अधिकतर टाइम उसका इन पेपर वर्क्स में चला जाता है। अब बात ये है कि वो एक कॉस्टली एसेट है। देखिए, आप इस बात को समझें कि जो डॉक्टर है ना वो एक बहुत कॉस्टली एसेट है, उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। तो उसको हॉस्पिटल ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मैं पेशेंट केयर में करूं, ताकि क्या है मुझे उससे रिजल्ट आए। अदरवाइज आपका अगर वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ और पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाया तो हो सकता है आपको एक की जगह 2 या 3 डॉक्टर रखने पड़े। तो एक एंगल तो ये। दूसरी बात ये है कि वो जो डॉक्टर है ना उसका इंटरेस्ट भी ख़त्म होता है इन सब चीज़ों में, और उसकी एक्सपर्टाइज भी डेवलप नहीं हो पाती। तो होता ये है कि वो जो है ना, वो जो डॉक्टर होता है ना, वो धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ जाता है। इतना लोड आदमी के ऊपर होता है कि आदमी ये सोचता है कि यार मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप भारत में स्थिति देखें तो भारत में जो अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स वो मेडिकल प्रोफेशंस में या डॉक्टर में हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, जो डॉक्टर हैं, वो अपने बच्चों को ये मना कर देते हैं, बेटा डॉक्टर मत बनना, कुछ भी बन जाना, डॉक्टर मत बनना। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है ना।
बाकी मैं एक इन जनरल एक बात बता रहा हूँ, उसका कारण ओवरलोडिंग है। अब आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि ये जो बड़े डॉक्टर्स का जितने भी ये सब कागज़ पत्र का काम होता है ना, ये वो रेजिडेंट पे छोड़ देते हैं। तो रेजिडेंट जो है ना 17, 18, 20, 22 घंटे की ड्यूटी करता ही रहता है। इस बर्नआउट से बचाने के लिए ये जो IKS कंपनी है, ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो ये तो एक डॉक्टर की बात हो गई। इसके साथ अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल के साथ अलग इशू है कि हॉस्पिटल में अब हो ये रहा है कि 2 तरीके के मॉडल्स हैं। तो अमेरिका में जो शिफ्ट हो रहा है वो फी फॉर सर्विसेज से फी फॉर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। अब पहले इन 2 चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर एक्सरे लिखेगा तो एक्सरे के पैसे वो 250 रुपये 500 रुपये काट लेगा, ठीक है, आपको जमा कराने पड़ेंगे और एक्सरे लेके आ जाओ। ब्लड टेस्ट लिखेगा तो 500-700 रुपये ब्लड टेस्ट के हो गए। तो अलग अलग एक प्रोसीजर किसने किया, आपने इंजेक्शन लगवा दिया तो 100-150 रुपये उसके ले लिए। एक आपकी ग्लूकोज की बॉटल आपको चढ़ा दी तो उसके आपने अलग चार्जेस ले लिए। तो ये हर आइटम के चार्ज हैं, ठीक है। मैंने इतने इतने प्रोसीजर किए, इतने इतने चार्जेस आप मुझे दे दो, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या आसान तो है, लेकिन क्या इस सिस्टम से मरीज को कोई फ़ायदा हुआ है? अब मरीज़ हमेशा ही कहते हैं, अगर आपने भारत में देखा होगा, मैं अमेरिका की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, भारत में अगर आपने देखा होगा तो लोग अधिकतर सेटिस्फाइड नहीं होते। अरे मेरे बॉटल भी चढ़ा दी, टेस्ट भी लिख दिए, इतने पैसे भी मेरे लगा दिए और मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ वो क्या हो रहा है कि आप सर्विस ले रहे हो और उसके बदले में फ़ीस दे रहे हो। तो यहाँ इसकी फ़ीस की कैलकुलेशन करना तो आसान है, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है ना वो गारंटीड नहीं है, या उसके ऊपर वो जो है वो तय नहीं होती। अब अमेरिका जैसे विकसित देशों में कंसेप्ट चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि हम जो है ना फ़ी फॉर सर्विस की जगह फ़ी फॉर वैल्यू की तरफ जाएंगे। यानी कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने किस तरीका कैसा अच्छा इलाज किया कि मरीज़ का रोग ठीक हो गया, वो वापस नहीं आया हॉस्पिटल में, मतलब बार बार हॉस्पिटलाइज वो नहीं हो रहा है, और वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। तो ये 3 या 4 पैरामीटर है ना, इन पैरामीटर पे उस हॉस्पिटल को या हेल्थ केयर की सर्विसेज को जज किया जाने लगा है। अब आप ये समझिए इसमें फीस जो है ना वो कैसे डिसाइड होगी। मतलब जहाँ पर एक एक आइटम के लिए है ना फी फॉर सर्विस है, वहाँ तो आपकी डिसाइडेड है, लेकिन यहाँ कैसे डिसाइड होगी। तो ऐसी कंडीशंस में हॉस्पिटल्स इस बात के लिए मजबूर हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करें, और जब क्वालिटी की सर्विस आप प्रोवाइड करोगे तो उसमें मार्जिन जो है ना घट जाता है। आपको वही बात जैसे मैंने वीडियो के शुरू में जो बात कही कि आप नए जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती है, जैसे जैसे गवर्नमेंट का दबाव होता है, जैसे जैसे पेशेंट्स का दबाव होता है, वैसे वैसे कंपनीज़ को अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, और वो ये चाहती हैं कि हम बेहतर से बेहतर सेवाएं जो है ना हमारे ग्राहकों को दें। तो यहाँ पर भी जब फी फॉर सर्विस की जगह की तरफ से जब हेल्थ केयर इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है फी फॉर वैल्यू की तरफ, तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स का मार्जिन कम हो रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि हम जो है ना हम ऐसे मॉडल पर जाएं जिस मॉडल पर हमें खर्चा कम आए। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका देखिए, डॉक्टर के ऊपर लोड कम करना है, और डॉक्टर एक महंगा एसेट है, तो महंगी एसेट को मैं अच्छी जगह इस्तेमाल करूं, मतलब पेशेंट केयर में इस्तेमाल करूं, ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विस मैं अच्छी दे पाऊं। और हमारा जो ये काम है हॉस्पिटल जो है उसका भी जो है हम कॉस्ट कटिंग कर पाएँ। तो ये क्या करते हैं, ये जो IKS जो है वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप मतलब हॉस्पिटल और डॉक्टर के साथ खड़े हैं, और आप हमें जो है ना हमें ये सारे पेपर वर्क से रिलेटेड काम हमें दे दीजिए। हम एक टेक्नोलॉजी की सहायता से आपका जो बर्डन है ना ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको काफ़ी दर्जे तक कम कर देंगे। कैसे? जो पेपर वर्क है
उसको उन्होंने मेकेनाइज कर दिया है। जो अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग है उसका एक सॉफ्टवेयर बना दिया है। जो पेशेंट केयर है उसके लिए जो मेडिकल रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है वो इन्होंने अपने हाथों में ले लिया है, मतलब आई केयर सर्विस वाले जो हैं वो। और जितने भी अदर देन मेडिकल ट्रीटमेंट है, यानी कि अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग से लेके जैसे मान लीजिए कोई मरीज़ आया डॉक्टर के पास, तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया, उसके बाद क्या है, उसको पहले से ही उसका मेडिकल रिकॉर्ड, पुराना जो रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्टर के सामने दिखाई दे जाएगा। पहले से डॉक्टर उसको पढ़ लेगा अपॉइंटमेंट से पहले ही, और उसको नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि भाई इस आदमी का ये काम, मतलब प्री जो डायग्नोसिस के कोई टेस्ट हैं वो भी करा के ले आओ। तो डॉक्टर का कोई टाइम खराब नहीं हुआ, डॉक्टर जाके सीधा उसको ये डायग्नोज करके जो उसको प्रेस्क्रिप्शन लिखना हो वो बोलेगा, वो प्रेस्क्रिप्शन जो है ऑटोमेटिकली बन के प्रिंट होके उस आदमी के या तो हाथ में दे देंगे या वो उसके मोबाइल पे या कोई भी जो टेक्नोलॉजिकली गैजेट है वहाँ टेक्नोलॉजिकली उस पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने की ज़रूरत है तो जितना भी पेशेंट का रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड ये मेंटेन करेंगे, उसकी बिलिंग ये करेंगे, ऑफ कोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर। लेकिन जो डॉक्टर का जो बर्डन है ना लिखने से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो सारे काम हॉस्पिटल में भी वो सारे काम ये कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को दोबारा दिखाना है, तो दोबारा के दिखाने में उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है ना, छोटे डॉक्टर की तरह हो गए आप ये समझ लीजिए। छोटा डॉक्टर होता है ना, कई हॉस्पिटल्स में होते हैं, वही छोटा डॉक्टर होता है, वो पहले खुद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेता है और फिर वो बड़े डॉक्टर के पास सारी अपनी फाइंडिंग्स लेके पहुंच जाता है, ताकि वो बड़े डॉक्टर का जो है टाइम ख़राब नहीं होता। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सर्विसेज है ना वो ये प्रोवाइड करते हैं, ये सारी ये सपोर्ट सिस्टम है इनका डॉक्टर। अच्छा, इसके अलावा हॉस्पिटल्स की क्या मदद करते हैं, तो देखिए जैसे मैंने बताया अमेरिका में ज़्यादातर जो जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो अधिकतर जो होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू होते हैं। मतलब जो पेशेंट आपका हॉस्पिटल में एडमिट होता है वो इंश्योर्ड होता है। तो अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या चाहती है, इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कम से कम क्लेम दूँ, उधर हॉस्पिटल का खर्चा लग गया। अब इशू क्या आ रहा है, या तो पेशेंट तो कैशलेस फैसिलिटी में इलाज करा के चला गया, अब पीछे कौन दौड़े, यानी कि हॉस्पिटल का तो पैसा लग गया, सारे प्रोसीजर हो गए, सब मरीज़ अपने चला गया। अब वो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी तो पैसे जल्दी से जल्दी पैसा लाए, वरना क्या है वो वर्किंग कैपिटल का इशू आ गया। भाई हॉस्पिटल का पैसा लग गया ना, अब जब तक पैसा नहीं आएगा इंश्योरेंस कंपनी से तब तक तो हॉस्पिटल का तो वर्किंग कैपिटल लगी हुई है। दूसरा क्या है कि हॉस्पिटल उसने मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा ही नहीं दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत जो है कोई शराफत से काम नहीं करती हैं। तो हॉस्पिटल हो चाहे पेशेंट हो, अपना प्रॉफिट तो उनको देखना ही है। तो हो सकता है पेमेंट नहीं आया हो, डिलेड पेमेंट आया हो, अंडर पेमेंट आया हो, रिजेक्शन आया हो कि भाई मैं तो पेमेंट दूंगा ही नहीं, ये तो एलिजिबल ही नहीं है। तो ये सारे काम है ना, उसकी पेशेंट की एलिजिबिलिटी पहले से चेक करके रखते हैं, फिर ये फॉलोअप करते हैं, फिर प्रॉपर बिलिंग करते हैं, फिर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, फिर सारे प्रोसीजर का ध्यान रखते हैं, ये IKS वाले। तो उसका जो रेवेन्यू मैनेजमेंट है ना, जो रेवेन्यू साइकिल है यानी हॉस्पिटल का, उसको ये फास्ट बना देते हैं और एफिशिएंट बना देते हैं, ताकि बैड डेट नहीं हो, कोई पेमेंट चूके नहीं, जल्दी से जल्दी पेमेंट आए। ठीक है, और पेशेंट को जो है ना डिनायल नहीं हो, आपने तो पेमेंट करके उसको डिस्चार्ज कर दिया और यहाँ उसने कह दिया ये तो एलिजिबल ही नहीं था। तो ये इंश्योरेंस वाले, ये जो IKS वाले पहले ही चेक कर लेते हैं, मतलब इनके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू ये पहले से चेक करवा लेते हैं भाई जब वो हॉस्पिटल में आया कि भाई तुम एलिजिबल हो या नहीं हो। अब ये जानते हैं कि अमेरिका में ये कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या हॉस्पिटल से अटैच्ड हैं। तो करीब 750 से ज़्यादा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन से ये कनेक्टेड है, यानी उनके लिए ये काम करते हैं। अब ये नहीं है कि हर एक काम उन पूरे हॉस्पिटल से करते, कहीं पार्ट काम करते हैं और कहीं पूरा का पूरा काम भी करते हैं। ठीक है, फिर 95% रेवेन्यू इनका रिपीट कस्टमर्स से आता है। अब ये रिपीट कस्टमर्स वाली बात क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि अमेरिका में जो प्राइवेसी है ना, यानी मरीज़ का जो डेटा की जो प्राइवेसी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर लोग अपनी प्राइवेसी को
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जब भी ये किसी नए हॉस्पिटल में जाकर उनको अपनी सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, यानी आईकेएस वालों की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पर बहुत टाइम इस बात पे लगता है इनको अपना कंसेप्ट समझाने में और उस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के लिए संतुष्ट करने में कि कोई ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं होने वाला। क्योंकि हॉस्पिटल जो है ना, वो अपने पेशेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा कॉशियस है। दूसरी बात क्या है, लंबे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो पहले टेस्ट करते हैं। हॉस्पिटल वाले पहले इनके साथ जुड़ने से पहले टेस्ट किया करते हैं इनको कि भाई आखिरकार पहले कहाँ इन्होंने सर्विसेज दी और किस लेवल तक हम ये लोग इस सर्विस को पूरा कर पाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट पूरे कर पाएंगे। तो सेल्स और मार्केटिंग टीम के हॉस्पिटल में जाकर उनसे बात करने की जो फर्स्ट स्टेज होती है और जो फाइनलाइज इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हॉस्पिटल के साथ, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, कई बार तो साल लग जाता है। ठीक है, हाँ, और चूंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसके कारण अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मटेरियलाइज हो जाता है तो इनको रेवेन्यू की गारंटी होती है, मतलब रेगुलर बिजनेस की गारंटी हो गई, और इनका जो एफर्ट है ना, इनका एफर्ट वो सेल्स और मार्केटिंग में नए बिजनेस लाने का वो कम होता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग टीम ने पूरी मेहनत कर ली, पैसा लग जाता है क्योंकि बहुत सारी विजिट्स होती हैं, फिर आपको डेमो करके दिखाना पड़ता है, फिर उनको अपनी सारी चीज़, मतलब खर्चा काफ़ी होता है। तो सेल्स और मार्केटिंग में आपने खर्चा कर दिया, हो सकता है उसके बाद भी हॉस्पिटल ना कर दे। तो रिपीट कस्टमर इसलिए आवश्यक है कि आपको कुछ करना नहीं है, उसने आपने पहले देखा हुआ है कि इनका परफॉर्मेंस क्या है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। तो बात यह कि 95% इनका जो रेवेन्यू है ना, वो रिपीट कस्टमर से आता है। और जो इनके टॉप 5 और टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, उनकी जो एज है, एज इन द सेंस कि वो कितने टाइम से इनके जुड़े हुए हैं, वो 5 साल से ज़्यादा से इनके जुड़े हुए हैं। और इनका जो एवरेज कॉन्ट्रैक्ट का जो टेन्योर है, मतलब कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑन एन एवरेज 4 से 4.5 साल, 5 साल के इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि रिपीट कस्टमर ये बताता है कि एक तो बिजनेस में इनको मार्केटिंग का ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े, रेवेन्यू विजिबिलिटी बनी रहे। तीसरी बात क्या है कि फेथ भी दिखाता है, क्वालिटी ऑफ वर्क भी दिखाता है, क्योंकि कोई रिपीट अगर कोई भी व्यक्ति इस एजेंसी को या आईकेएस को अपने प्लेटफॉर्म पे तभी रखेगा या अपने हॉस्पिटल में तभी एंगेज करेगा जब इसकी कोई यूटिलिटी हो। जो अभी रिजल्ट आए इनके, तो 16% इनकी सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ी है और 28% इनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और आरओई इनकी 37% है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पर इनके ऊपर 113 रुपये का कर्जा। अब ये क्यों है, तो ये एक्चुअली क्या, अभी रिसेंटली इन्होंने एक एक्विटी करके एक हेल्थ केयर फर्म जो सिमिलर से बिजनेस में है उसको एक्वायर किया था, और वो जो है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो यहाँ पर इन कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है। तो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी है। तो उसके लिए इन्होंने कुछ कर्ज लिया था बैंकों से भारत में, तो इसके कारण ये इनके ऊपर कर्ज है। तो वो जैसे जैसे उससे जो पैसा आएगा, तो उस जो इंटरनल अक्रूवल उनके बिजनेस को इंटीग्रेट करने के बाद होगा, तो वैसे वैसे ये कर्जा चुका देंगे। फिर क्या है कि बिजनेस में रिस्क, जो जैसे मैंने बताया, एक तो बहुत लंबा टाइम इनको है, दूसरा जो मार्केट, मतलब जो क्लाइंट है उनको एक्वायर करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। और अगर क्लाइंट चला जाता है, मान लीजिए बीच में से इनका कॉन्ट्रैक्ट ये ख़त्म कर दें, ठीक है, मतलब वो क्लाइंट ख़त्म कर दे, तो नए क्लाइंट को लाने में मतलब पापड़ बेलने पड़ते हैं इनको, आप ये समझ लें। दूसरा क्या है कि जो सबसे बड़ा रिस्क है वो अमेरिका के रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लॉ है ना अमेरिका, वो प्राइवेसी के बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये अगर डेटा इनके पास रहता है, ठीक है, मतलब इनके पास डेटा का एक्सेस रहता है, अगर इनके सिस्टम में किसी ने सेंध लगा दी और डेटा का ब्रीच हो गया, कोई हैकिंग हो गई, तो ये लायबल हैं प्राइवेसी ब्रीच के और डेटा ब्रीच के लायबल होंगे ये लोग। तो और वो वहाँ पर बड़ी सख्त पेनल्टी, अपने भारत की तरह जहाँ पर अभी जो डेटा से रिलेटेड या जो प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कानून तो हैं, लेकिन
उनका इम्प्लीमेंटेशन उतना कारगर नहीं है, ये कहें। फिर इनको जो थ्रेट है, जो इनकी जो थ्रेट है, वो सबसे बड़ी बात है भाई ये टेक्नोलॉजी कंपनी है एक तरीके से। भाई जैसे एक अगर आपने वो हमारा कल ओला वाला वीडियो देखा हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो रोजमेटा जो ओला की एजेंसी थी उसमें इन्होंने क्या किया कि वो एजेंट का काम करती थी। आरटीओ जो इनके जो ओला के जितनी व्हीकल्स थे ना उनको रजिस्टर कराती थी आरटीओ के थ्रू। फिर इन्होंने कहा कि यार एक काम करें यार, ये सॉफ्टवेयर ही तो देते हैं, ठीक है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही तो कराते हैं रजिस्ट्रेशन, अपन ही कर लो, अपने ही सॉफ्टवेयर बनवा लो एक, ठीक है उसको आरटीओ के सर्वर से इंटीग्रेट कर लेंगे, जो परमिशन चाहिए वो ले लेंगे और अपन ही कर लेंगे। तो ये भी एक रिस्क है। हॉस्पिटल ये कहे कि भाई एक दूसरे एजेंसी को क्यों दूं मैं, दूसरी एजेंसी उसको फालतू फीस देनी पड़ रही, मैं एक इस तरह के सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, ठीक है वो मैं मेरे लिए सस्ता पड़ेगा। मतलब कॉस्ट कटिंग की बात है, तो भाई कॉस्ट कटिंग, ये भी कॉस्ट कटिंग कर, उससे भी अगर कम कॉस्ट हो रही हो तो मैं खुद ही इन हाउस तैयार कर लेता हूँ। फिर क्या है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये तो देखिए टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, ये तो एक तरीके आउटसोर्सिंग कंपनी है, कोर टेक्नोलॉजी कंपनी तो है नहीं। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ये कह दे कि हम भी इस तरह का काम, हम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ही कर देंगे, आपको क्या दिक्कत है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और इस तरह के ट्रेनिंग वाले आदमी रख लें। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का। तो अगर ऐसी कंपनीज आ गई जो कोर आईटी कंपनीज हैं, अगर वो आ गई तो फिर इनको लिए प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो है इनके सामने प्रॉब्लम्स हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये जो शेयर है ना ये 70 के पीई पे ट्रेड करता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि 70 का पीई जस्टिफाइड है या नहीं है। ये जब आईपीओ आया था तब बाज़ार में आईपीओ मार्केट पूरी तरह गर्म था, और जब भी इस तरह के बाज़ार में जो कोई आईपीओ आता है तो वहाँ पर होता क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है ना और जो प्रमोटर हैं, क्योंकि ये खाली ऑफर फॉर सेल था, इसमें नए शेयर को इशू नहीं हुए, इसमें जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे ना उन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग बेची थी और बाज़ार में लिस्ट कराया था। तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रमोटर को ये बात मालूम होती है कि आईपीओ बाज़ार गर्म है और आसानी से शेयर मेरा चल जाएगा, यानी कि सब्सक्राइब हो जाएगा। डर इसी बात का होता है। अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर भी उनको ये सलाह देता है कि हाँ आप इस प्राइस पे कर दो। अब वो दोनों जो है ना, दोनों मिलके, यानी प्रमोटर और इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये दोनों एक ही चीज़, मतलब ये दोनों साथ होते हैं, इन्वेस्टर के साथ नहीं है। ये प्रमोटर को तो ये लालच है कि सबसे ज़्यादा मुझे पैसा मिल जाए, सब्सक्राइब हो जाए, अच्छी रेट पे सब्सक्राइब हो जाए, और इन्वेस्टमेंट बैंकर को क्या है, फीस मिलती है प्रमोटर से, तो दोनों साथ रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर सलाह ये देता है कि आप इस रेट पे आप भेज दो, उसको हो जाएगा, मतलब सब्सक्राइब हो जाएगा। तो उन्होंने जो इसका आईपीओ प्राइस आया वो आया 1329 रुपये, 1329। अब लिस्ट हुआ ये 1900 रुपये पे। तो ये 1329 है ना, मेरा मानना ये है कि इसमें ही सारी जो इनकी अच्छाई है ना वो 1329 में ही समाहित हो गई है। जितना इनको एग्रेसिवली प्राइस करना था उतना इन्होंने कर दिया। अब पब्लिक में हाइप है, और राकेश झुंझुनवाला और रेखा झुंझुनवाला और रेयर एंटरप्राइजेस का नाम है, तो वहाँ पर क्या है कि लोग तो नाम देखते ही जो है वो ये मानते हैं कि ये तो दूसरा टाइटन होने वाला है। तो ये 70 का पी इस दाम पे 1510 रुपये के आसपास जो अभी आ गया है, उसके बावजूद इसका 70 का ट्रेलिंग पी है। और ये एफएमसीजी से भी ज़्यादा जो है, मतलब एफएमसीजी के बराबर जो है ना वो एक वैल्यूएशन कमांड कर रही है। तो बात ये है कि पहली चीज़ तो ये चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, अभी और 2-3 क्वार्टर के इसके रिजल्ट देख लें आप आराम से, और उसके बाद सोच समझ के निर्णय करें कि इस कंपनी में ऐसा क्या है जो, हाँ यूनिक कंपनी है, देखिए बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक कंपनी है और एक अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है। मतलब अमेरिका में अगर आपके पास 750 से ज़्यादा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन आपके प्लेटफॉर्म पे हों तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे सोना हो चाहे हीरा हो, है ना, उसकी भी एक कीमत होती है। तो हर कंपनी की एक कीमत है। तो आप जो है ना पहले विचार करें और उसके बाद ही 2-4 क्वार्टर का रिजल्ट देख लें,
उसके बाद ही शेयर के बारे में कोई विचार करें। मेरी शेयर के बारे में ख़रीद फरोख्त की कोई राय नहीं है। अगर आप मुझसे इन्फ्लुएंस होकर इस शेयर को खरीदते या बेचते हैं तो आपको बाज़ार में नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।